देखो लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में बताया था, व्युत्क्रम जालक के बारे में बताया था। ठीक है, व्युत्क्रम जालक क्या होता है, तो इस कंडीशन में मैंने क्या बताया था कि जो व्युत्क्रम जालक होता है वो क्या होता है, वो किसी भी यूनिट सेल या किसी क्रिस्टल के अंदर जो एक यूनिट सेल होती है, उस यूनिट सेल के जो तल होते हैं उन तलों के समांतर तल समूहों के अभिलंब रूप से अगर उनको एक अभिलंब खींचते हैं उनकी डायरेक्शन उनकी क्षेत्रफल की दिशा के अंदर, तो उस अभिलंब के ऊपर जो समांतर तलों के बीच की दूरी के व्युत्क्रम की बराबर की डिस्टेंस के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट बनाते हैं, तो ऐसे पॉइंटों की सभी तलों के सापेक्ष जो व्यवस्था होगी वही व्यवस्था आपकी क्या कहलाएगी, व्युत्क्रम जालक की व्यवस्था कहलाएगी। ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि व्युत्क्रम जालक का निर्माण क्यों किया गया, मतलब व्युत्क्रम जालक की धारणा क्यों दी गई, इसका मेन कारण ये था कि आप लोग अगर देखोगे तो कोई भी क्रिस्टल लेते हो तो उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर यूनिट सेल की पुनरावृत्ति होती है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, सारे के सारे समांतर तल समूह जो होते हैं वो एक दूसरे को आपस में काट रहे होते हैं। जब वो एक दूसरे को आपस में काट रहे होते हैं तो उस कंडीशन में ये पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा तल कौन से मिलर इंडिसेस का है। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि व्युत्क्रम जालक की धारणा दी गई जिसके अनुसार कोई भी तल जो होता है उसके अभिलंबित रूप में 1/d डिस्टेंस के ऊपर आपके पास में क्या होगा, एक बिंदु होगा जो कि इसको प्रदर्शित करेगा, आपके जालक लैटिस तल को प्रदर्शित करेगा, जिसकी मिलर इंडिसेस आपको वहां पे पर्टिकुलर पता चल जाएगी। वो लैटिस जो होगा, वो मिलर इंडिसेस जो होगी या फिर वो बिंदु जो होगा व्युत्क्रम जालक का, वो बिंदु एक जो आपके रियल लैटिस होती है, वास्तविक जालक जो होता है उसके किसी समांतर तल समूह को प्रदर्शित करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो आज हमें क्या करना है, इस व्युत्क्रम जालक के स्थानांतरण सदिश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखो इसके बारे में हमने स्टार्ट किया था कल की क्लास में कि सीधी सी बात है कि कोई भी जालक है उसको तो हम किससे HKL से शो करते हैं, मिलर इंडिसेस से। ठीक है, और समांतर तल समूह है उसके मिलर इंडिसेस ये है, तो इस कंडीशन में समांतर तल समूह है तो उनमें दो समांतर तलों के मध्य की दूरी को हम किससे लिखते हैं, BHKL से लिखते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर इनके अभिलंब, इस तल के अभिलंब जो आपके एक बिंदु होगा जो कि व्युत्क्रम जालक को प्रदर्शित करेगा, उसको किस प्रकार से लिखेंगे, सिग्मा HKL बताया जाएगा बराबर क्या होगा आपके 1/BHKL। देखो इसकी डायरेक्शन किस दिशा में होगी, जिस दिशा में उस तल की क्या होगी, अभिलंब की डायरेक्शन होगी। अभिलंब बोलो या क्षेत्रफल की डायरेक्शन बोलो एक ही बात होती है, क्योंकि तल के अभिलंब किसकी डायरेक्शन होगी, उसी तल के क्षेत्रफल की डायरेक्शन होगी। तो उस कंडीशन में इसको जब हम लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा HKL वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/BHKL n कैप के रूप में लिखेंगे। ये n कैप किसको प्रदर्शित करेगा, ये n कैप इस सदिश सिग्मा HKL की दिशा क्या n कैप, और ये होती किस तरफ है, तलों के अभिलंबित रूप में होती, तलों के अभिलंब के अनुदिश होती है। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज मैंने ये बताई थी कि डायरेक्शन तो n कैप होगी, और एक चीज इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी आप वेक्टर लोगे या फिर जिस वेक्टर की सहायता से आप किसको प्रदर्शित करना चाहोगे, व्युत्क्रम जालक को प्रदर्शित करना चाहोगे, वो वेक्टर हमेशा दो तलों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रम के रिजल्टेंट के बराबर होता है। मतलब इस सिग्मा HKL का अगर आप रिजल्टेंट लिखना चाहोगे ना, तो इसके रिजल्टेंट का मान तो हमेशा क्या होगा, 1/BHKL के बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अभिलंब के अनुदिश होगी, ये आपको ध्यान रखना है। दो चीजें यहाँ पे ये पता चल जाती है। अब उसके बाद में ये आता है कि हम इसमें सिग्मा HKL, क्योंकि आप देखोगे तीनों पर्टिकुलर डायरेक्शन, आप देखो कोई भी आप अगर लेटिस बना, ठीक है, एक कोई भी लेटिस है उसके यूनिट सेल बना है, तो उस यूनिट सेल में देखो आपके पास में टोटली क्या है, तीन लेटिस वेक्टर होते हैं। ठीक है, लेटिस वेक्टर कौन से तीनों पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर होते हैं। तो उसी तरीके से क्या होगा, इस लेटिस के जब आप व्युत्क्रम जालक लिखोगे तो उसके भी पास में क्या होंगे, टोटली तीन प्रिमिटिव
लैटिस वेक्टर्स होंगे, क्योंकि जो मतलब जो रियल के अंदर है वही का वही इमेजिनरी, या फिर आप ये बोल सकते हो रेसिप्रोकल में भी होगा। पर अब उस रेसिप्रोकल लैटिस का मान क्या होगा वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो देखो अगर हम कोई भी यूनिट सेल ली, जैसे कि हमने मान लो ये यूनिट सेल ली, ठीक है, तो इस यूनिट सेल में देखो ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन, ठीक है। फिर ये जो ऊपर वाला तल और नीचे वाला तल दोनों एक दूसरे के समांतर है, और ऐसे भी ऐसे तल ऊपर से नीचे तक आप देखोगे तो बहुत सारे तल आपको मिलेंगे, और वो पूरा का पूरा ग्रुप मिलके क्या बनाएगा, एक समांतर तल को बनाएगा, ठीक है। तो इस तल और इस तल के मध्य की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, DHKL के बराबर होगी, ठीक है। अब देखो ये तल अगर मान लो कि लैटिस है, उसकी ये भुजा जो है इसकी वैल्यू अपन 1 के रूप में प्रदर्शित करें, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को अपन क्या मान लें 1 एंगस्ट्रॉम वगैरह, क्योंकि देखो लैटिस है जो यूनिट सेल होगी उसमें लंबाई क्या होगी काफी छोटी छोटी लिखी जाएगी, तो हम 1 एंगस्ट्रॉम के रूप में मान लेते हैं। मान लो इसकी वैल्यू इकाई है, इकाई मात्रक लिख दो, पीछे अभी मात्रक लगाने की जरूरत नहीं है, ऑनली मान लो कि इसकी अगर लंबाई इकाई मात्रक है, तो उस कंडीशन में इस तल के लिए, इस तल के लिए, और जो सामने से आपके जेड वाला तल आएगा उसके लिए अगर आप क्या लिखना चाहोगे, लैटिस का मान लिखना चाहोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके ए वेक्टर, ये क्या हो जाएगा आपके बी वेक्टर, और इसको किससे लिखोगे, सी वेक्टर से लिखोगे। तो आप देखो इन तीनों तलों का मान लिखोगे, तो इस तल को किस प्रकार से लिखोगे, 0 1 0 के रूप में, ठीक है। इस तल को किस रूप में लिखोगे, 1 0 0 के रूप में। फिर सामने वाला जो तल आपके ये वाला है ये क्या हो जाएगा आपके 0 0 1 के रूप में आ जाएगा, ठीक है ना। इन तीनों तलों के आधार के ऊपर आपको क्या मिलेगी, तीन वृत्तक्रम जालक मिलेंगे, जिन्हें आप क्या बोलते हो, रेसिप्रोकल प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स बोलते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से लैटिस एक यूनिट सेल के अंदर तीन लैटिस वेक्टर होते हैं, उसी प्रकार से एक रेसिप्रोकल लैटिस में भी आपके पास टोटल कितने होंगे, तीन वेक्टर होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। देखो अब देखो कैसे निकालेंगे वो तो आप देखो, नॉर्मली अगर आप इसका वॉल्यूम लिखना चाहोगे तो वॉल्यूम क्या होगा इस लैटिस का, इसकी भुजाओं की लंबाई क्या है, मान लेते हैं लैटिस हम ए बी और सी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर इस एकाक कोष्ठिका या इस इकाई कोष्ठिका का आयतन क्या हो जाएगा, ये जो इकाई कोष्ठिका का आयतन जो है वो किसके बराबर होगा, बी बराबर आधार का क्षेत्रफल इनटू इसके अंदर क्या आ जाएगी, तलों के बीच की दूरी आ जाएगी, ठीक। अब देखो आधार का क्षेत्रफल, अब आधार का क्षेत्रफल आप लिखोगे तो उस कंडीशन में आधार आप देखोगे तो कौन सा है, एक्स और जेड, एक्स जेड तल ले लो या फिर एक्स वाई तल ले लो या फिर वाई जेड तल ले लो, किसी भी तरह की को आपको क्या करना पड़ेगा, आधार का तल मानना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में देखो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, मान लो अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके आधार के लिए आधार के क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे ए, और तलों के बीच की दूरी क्या है डी, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम है, वॉल्यूम के पास में आपके पास में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, जब वॉल्यूम के पास में आपके पास में कोई डायरेक्शन नहीं है और हमने अगर मान लो कि वाई जेड तल है उसको अगर हम आधार मान के चले, तो उस कंडीशन के अंदर इसके वॉल्यूम को किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, v बराबर आपके को आएगा a वेक्टर डॉट कोसाइन b वेक्टर क्रॉस c, ठीक है। b और c इसके क्या हो जाएंगे, बी और सी के रूप में इसके आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा, और इधर की साइड में इसके तल के लंबवत की डायरेक्शन के अंदर जो ये वैल्यू आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा सी वेक्टर, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये जो वॉल्यूम होगा ये क्या होगा, ये वॉल्यूम आपके यूनिट सेल का वॉल्यूम कहलाएगा। ये किसी एक तल के अनुदिश है, मतलब देखो अगर आप तीनों अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जो ये तीन तल है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इन तीनों तलों के लिए अगर आप वॉल्यूम लिखोगे तो उन तीनों तलों के अंदर वॉल्यूम तो वही का वही होगा, पर इसकी वैल्यू की जो होगी इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। देखो एक बात तो हमने कौन सा ये वाला मान के चला है, फिर हम ये वाला मान के चलेंगे, तो ये वाला तल होगा तो इसके ये जो
ए वेक्टर क्रॉस जो होगे वो मिलके क्या कर देंगे, आधार के वॉल्यूम को बता देंगे। और तलों के बीच की दूरी जो होगी, ये दो यहाँ से बी से लेके यहाँ तक की दूरी, ये जो है यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, ये बी वेक्टर, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के अंदर भी यूज हो जाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो तीन अलग अलग वैल्यू है उसको किस प्रकार से लिखेंगे, एक वैल्यू जो आपकी लिखी जाएगी और किसके रूप में लिखी जाएगी, बी वेक्टर डॉट कोष्ठक में सी वेक्टर ए के रूप में लिखा जाएगा, और एक वैल्यू जो है वो किसके रूप में लिखी जाएगी, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब ये तीन जो है, ये तीन अलग अलग जो आपने तल या आधार माने, उन आधारों के साथ सापेक्ष जो ये तीन अलग अलग है वो वॉल्यूम के फॉर्मूले है। और दूसरी चीज ये कि जब आपको ये वॉल्यूम पता चल गया तो यहां से आप देखो इस फॉर्मूले से आप क्या लिख सकते हैं, b बराबर 1 अपॉन d h के l बराबर क्या लिखोगे, आधार का क्षेत्रफल अपॉन नीचे क्या लिख सकते हो, इकाई कोष्ठिका का आयतन, यही लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो आप फॉर्मूले को इस वाले फॉर्मूले का यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। देखो अगर आपने एक 1 अपॉन डी एच के लिखा, ये वैल्यू क्या है, सिग्मा एच के एल के बराबर है, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा, तीनों पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर जो आपके ये 001 100 और 010 जो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन के अनुदिश जो आपके ये तल है, इन तीनों के अनुदिश आपको क्या मिलेगा, एक विक्रम तलक बिंदु मिल जाएगा। और ये तीनों ही बिंदु आपको क्या करेंगे, तीनों पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आपको क्या मिले करेंगे, रेसिप्रोकल प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। देखो अब देखो सिग्मा एच के का मान क्या है, 1 अपॉन डी बराबर आधार का क्षेत्रफल अपॉन इकाई कोष्ठिका का आयतन। देखो जो आपने ये वाला तल लिया है, इस तल के सापेक्ष आपकी जो वॉल्यूम है वो ये है, तो इस तल का क्षेत्रफल आपके पास में क्या होगा, इस तल का क्षेत्रफल क्या होगा, b वेक्टर प्लस c वेक्टर होगा। तो यहां से अगर आप सिग्मा 1 0 0 का अगर आप क्या लिखना चाहोगे, मान लिखना चाहोगे, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में ये वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन d1 0 0। देखो ये वाला तल और ये वाला तल आपस में क्या है, समांतर है, ये दोनों ही तल आपस में समांतर है। तो उस कंडीशन के अंदर इनकी जो 1 अपॉन या फिर जो इनकी एच के होगी इसका मान क्या होगा, 100 के रूप में होगा, क्योंकि पूरे समांतर तल के लिए यही क्या चलेगी, इसकी लैटिस वेक्टर चलेगी, ठीक है, आपका एच के बिना इंडिसेस चलेगी। देखो सिग्मा 100 क्या हो गया, 1 अपॉन d 100 हो गया। तो उस कंडीशन के अंदर आधार का क्षेत्रफल क्या ही होगा, यहाँ पर b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर अपॉन a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, ठीक है। इसी तरीके से सिग्मा 0 1 0, ठीक है, इसका मान लिखोगे सिग्मा 0 1 0, ये वाला तल। तो इस वाले तल के लिए आप देखोगे तो क्षेत्रफल कौन सा यूज होगा आपके, ये इसकी छोड़ेगा, और इधर वाला ये जो है ये क्या आ जाएगा, आपके ए वेक्टर आ जाएगा, और ये आपके क्या है, सी वेक्टर। तो उस कंडीशन और दोनों तलों के बीच की दूरी क्या है, ये बी वेक्टर के रूप में लिखोगे। तो यहाँ पे ये 1 अपॉन डी कोष्ठक में 0 1 0 के रूप में लिखोगे। तो उस कंडीशन के अंदर ये वैल्यू जो लिखी जाएगी वो क्या होगी, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपके बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के रूप में आ जाएगी, ठीक है। ऐसी वैल्यू जब आप किसके लिए लिखोगे, सिग्मा 0 0 1 के लिए लिखोगे, तो ये वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 1 अपॉन डी 0 0 1, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, अब बचा कौन सा ओनली फॉर आपके, देखो b क्रॉस c वेक्टर आ गया, c क्रॉस a वेक्टर आ गया। अब एक और वैल्यू जो बच गई वो किसकी, a क्रॉस b वेक्टर अपॉन c वेक्टर डॉट a क्रॉस, ठीक है ना। ये तीनों पर्टिकुलर तल है ना, उसके लिए आपके पास में क्या है, उन तीनों पर्टिकुलर एक्सिस के अनुदिश, तीनों पर्टिकुलर एक्सिस के अनुदिश जो तीनों पर्टिकुलर तल है, उन तीनों के अनुदिश जो है आपके ये क्या है, लैटिस वेक्टर्स है। देखो अब ये जो सिग्मा 1 0 0 सिग्मा 0 1 0
और सिग्मा 0 0 1 वेक्टर, ये तीनों जो तीनों वेक्टर है कौन से कौन से सिग्मा वेक्टर 1 0 0, सिग्मा वेक्टर 0 1 0 और सिग्मा वेक्टर 0 0 1, ये तीनों के तीनों क्या आपके व्युत्क्रम जालक के क्या कहलाते हैं? व्युत्क्रम जालक के क्या कहलाएंगे आपके? प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मतलब प्रिमिटिव से मतलब अपाचे, इनको आप क्या नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, ये ध्यान रखना, इनकी वैल्यू ये फिक्स रहेगी। अब देखो एक चीज ये बता चले, अब देखो यहाँ पे जो ये सिग्मा एच के की जो ये अलग अलग वैल्यू है, ये किसके आप देखोगे तो इनकी देखो वैल्यू देखो आप यहां से, अब इसकी डायरेक्शन देखो, अब इन तीनों के अंदर आप डायरेक्शन देखोगे, देखो ये वैल्यू तो क्या है, नीचे वाले जो टर्म्स है वो सारे के सारे क्या है आपके, वो सारे के सारे वॉल्यूम से, तो उनके पास में कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो इसके साथ उनका डॉट प्रोडक्ट होगा, तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, अदिश राशि मिलेगी। डायरेक्शन जो पता से की जाएगी वो तलों वाले क्षेत्र, तो जो तलों की डायरेक्शन होगी उसी के अंदर अनुदिश होगी। ठीक है, देखो इसकी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन, तो मतलब आप देखो कि इसकी डायरेक्शन जो है वो किसमें है, आई के डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन जो है वो जे के में है, और इसकी डायरेक्शन किसके अंदर है, के के अनुदिश है। तो उस कंडीशन में जो ये सिग्मा 1 0 0 सिग्मा 0 1 0 सिग्मा 0 0 1, इन तीनों को जो है किस प्रकार से लिखा जाता है, ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर। ये जो ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर, सी स्टार वेक्टर है ना, इनको सिग्मा 1 0 0 सिग्मा 0 1 0 सिग्मा 0 0 1 के रूप में भी लिखते हैं, लेकिन ये स्टार जो है ये स्टार आपको कभी-कभार लिखा हुआ आ जाता है, क्योंकि देखोगे तो ये कम लिखा हुआ होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि ए स्टार को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, बी स्टार को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, सी स्टार को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, और ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, किसी लैटिस के रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, जो कि पर्टिकुलर तीनों अक्षों के अनुदिश होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि जो स्टार है ना, ये स्टार ये प्रदर्शित करता है कि ये जो लैटिस रियल में लैटिस वेक्टर जो होते हैं उनके क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना कि इनको आप किस प्रकार से लिख सकते हो, ये ए स्टार वेक्टर होता है, ये जो होता है आपके सेकंड वाला, ये क्या होता है, बी स्टार वेक्टर होता है, और ये जो होता है उसको किस प्रकार से लिखते हैं, सी स्टार वेक्टर के रूप में लिखते हैं। तो दूसरी चीज अब देखो यहां से क्या पता चल गया कि जो ए स्टार वेक्टर है वो किसके लंबवत होगा, ए स्टार वेक्टर बी एंड सी के लंबवत होगा, बी और सी क्या आपके बी और सी के जो क्रॉस प्रोडक्ट से आपके पास में जो तल मिल रहा है उस तल के लंबवत होगा। ठीक है, कुल मिला के बात करोगे तो बी और सी दोनों के ये क्या होगा, लंबवत होगा। बी स्टार किसके लंबवत होगा, ए एंड सी के, और सी स्टार जो है वो आपके किसके लंबवत होगा, ए एंड बी के। ये तीनों के तीनों रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जो है बी सी ए सी और ए बी, इन तीनों के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। अब उसके बाद में एक चीज इसमें और ये आ जाती है, जब हम इन लैटिस वेक्टर्स का क्या करते हैं, रियल लैटिस वेक्टर के साथ में क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करें, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कौन सी वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होगी, कौन सी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। देखो यहां से सीधी चीज बात ये पता चल गई कि जो लैटिस वेक्टर है रियल लैटिस वेक्टर, और दूसरे कौन से आपके पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, तीनों पर्टिकुलर एक्सिस के अनुदिश, तीनों ही क्या है, एक तीनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक ही। तो आपको ये पता चल जाएगा यहाँ से, ये तो सीधी सी बात पता चल गई कि जो ए स्टार वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा वो तो हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर ही होगा। ठीक है, बी स्टार वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी क्या होगा, 1 के बराबर होगा। सी स्टार वेक्टर सी वेक्टर है वो भी क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अब आपको ये क्या करना है, तीनों की डायरेक्शन क्या है, ए स्टार की ए की डायरेक्शन में, बी स्टार बी की डायरेक्शन में, सी स्टार सी की डायरेक्शन में, तो इस वजह से दोनों की डायरेक्शन 1 होने के एक जैसे होने के कारण आई डॉट आई का मान हमेशा 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आपको इसमें से क्या करना है, किसी भी एक को अपने आप प्रूव करना है, घर पे बैठे हुए कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला आपको ए स्टार का भी मालूम है। ठीक है, ए का कोई फॉर्मूला नहीं होता, पर ए की वैल्यू जो होती है वो ए वेक्टर आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, ए आई कैप के रूप में लिख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, इन तीनों को, तीनों में से किसी एक को प्रूव करना, उसकी वैल्यू 1 के बराबर आती है नहीं आती है, ये आपको सिद्ध करनी है। ठीक है ना, और इसमें कुछ नहीं करना। दूसरी चीज ये कि आपको मालूम है कि ए
ए स्टार बी और सी दोनों के क्या है लंबवत है, तो इस कंडीशन में ए स्टार डॉट बी वेक्टर और ए स्टार डॉट सी वेक्टर का मान क्या होगा 0 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लंबवत है। आई डॉट जे वेक्टर तो cos 19 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और बी स्टार जो है वो क्या है सी वेक्टर और ए वेक्टर के लंबवत होता है, तो उनकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और सी स्टार जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्या होगा लंबवत, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। देखो इन दोनों ही कंडीशन में से आपको क्या करनी है एक एक को प्रूव करनी है, क्योंकि 3.5 नंबर में कभी कभार आपको दो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि ए स्टार ए है वो 1 के बराबर होता है तथा ए स्टार बी 0 के बराबर होता है, सीख लीजिए। तो आपको क्या मालूम होना चाहिए बस उस प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर का जो हमने यहाँ पे 3 फॉर्मूले लिखे थे इन 3 फॉर्मूलों के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर इन 3 फॉर्मूलों के बारे में मालूम होता है तो उस कंडीशन में 3 पर्टिकुलर एक्सेस के साथ में आपको ये 3 फॉर्मूले मालूम है। और लैटिस वेक्टर तो आपको मालूम है ए वेक्टर को ए आई कैप के रूप में लिखते हैं, क्योंकि अगर आप सिर्फ क्या ले रहे हो एक इकाई या फिर यूनिट लेंथ तक की अगर आप क्या मान लो उस यूनिट सेल की एक अक्ष के अंदर इस लेंथ मान लो या फिर दो तलों के मध्य की ये दूरी आप उसे एक इकाई के रूप में लिखते हो, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या कर सकते हो आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर ही आएगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। कब उसकी बात आता है कुल मिलाकर आप देख रहे हो यहाँ पे ए स्टार की वैल्यू देख रहे हो तो आपकी किसके रूप में आ रही है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इनके रूप में आ रही है। तो रिलेटिव में देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये ए स्टार ले लो या बी स्टार ले लो सी स्टार ले लो, ये सब किसकी इनकी दिशा क्या है मिलन अंकों की क्या है के समानुपाती, वो तो सीधा फॉर्मूले से ही पता चल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है ए बी और सी इनके समानुपाती के रूप में क्या आ रही है इसकी वैल्यू भी आ रही है, ठीक है ना। तो ये भी बोल सकते हैं ए स्टार बी स्टार सी स्टार की दिशाएं जो है वो क्या होती है, वो भी आप ये कह सकते हैं दिशाएं बोलो या फिर दिशाओं में जो दूरियां है तो दिशाओं में दूरियां लिखो, क्योंकि ये दूरियां जो है वो निकलेगी भी किसकी सहायता से मिलर इंडिसेस की सहायता से ही निकलेगी। दूसरी चीज ये कि जो आप रियल में लैटिस वेक्टर लिखते थे स्थानांतरण सदिश वो किस प्रकार से लिखते थे वो आप लिखते थे इस तरीके से p वेक्टर बराबर क्या लिखते थे आप n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर लिखते थे। अब देखो यहाँ पे पहले बोल दिया कि जो मिलर इंडिसेस है उनकी दिशा के अंदर जो दूरियां होगी वो किसके लैटिस वेक्टर के समानुपाती होगी। तो जैसे आपने इस 3 वेक्टर को लिखा है वैसे क्या वैसे अगर व्युत्क्रम जानने के लिए ये सदिश लिखना चाहोगे ठीक है ना, तो व्युत्क्रम जानने के लिए जब ये सदिश लिखना चाहोगे तो एक तो ये सिग्मा एच के एल वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है 1/d एच के एल एन कैप के बराबर होता है, ठीक है ना। और इसको जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है एच ए स्टार वेक्टर प्लस एच ए स्टार वेक्टर प्लस के बी स्टार वेक्टर प्लस एल सी स्टार। ये जो होता है ना ये किसको प्रदर्शित करता है आपकी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर के स्थानांतरण सदिश को प्रदर्शित करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा इसका व्युत्क्रम लेना पड़ेगा डीएच के एल का, तो उस कंडीशन में भी आप देखोगे तो वहां पे आपकी क्या होगा अगर तीनों के पास में वैल्यू देखोगे तो डीएच के एल की जो होती है वो 1/√h² ए स्क्वायर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर के रूप में लिखते हो। तो अगर आप उल्टा करोगे तो उस कंडीशन में h ऊपर आ जाएगा और a वाली टर्म्स वगैरह वो नीचे चली जाएगी,
ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि रियलिटी में देखोगे तो ये जो सिग्मा एच के एल वो होता किसके समानुपाती है, एच के एल की समानुपाती। क्योंकि आपने देखो अगर बाकी वाला कोई भी अगर 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में किसकी सीधा पर समानुपाती हो गया, मिलर एच के समानुपाती हो गया, फिर के समानुपाती हो गया, फिर एल के समानुपाती हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज ये कि वहां पर आपके पास लैटिस वेक्टर जो होते थे टी के रूप में, आप देखोगे किसी भी लैटिस वेक्टर लैटिस के लिए तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर होते हैं, पर रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर आपके लैटिस वेक्टर्स जो होते हैं उस रेसिप्रोकल लैटिस के रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर वो क्या होते हैं, ए स्टार बी स्टार सी स्टार। तो यहाँ पे जो स्थानांतरण सदिश जो लिखा जाएगा वो किसके रूप में, ए स्टार बी स्टार और सी स्टार के रूप में लिखा जाएगा, और साथ में उसके एच के एल लिखा जाता है क्योंकि ये एच के एल के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं किसी एक पर्टिकुलर तल के अनुदिश होता है। अब देखो यहाँ पे ये इसके लैटिस वेक्टर है। दूसरी अगर एक और क्वेश्चन ये पूछा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाता है 1 नंबर के अंदर कि अगर हम किसी रेसिप्रोकल लैटिस का भी क्या कर ले वापस रेसिप्रोकल ले तो वो वैल्यू किसके बराबर होगी, कैसे, जैसे देखिए अब देखो आपके पास में रेसिप्रोकल वेक्टर क्या है, ए स्टार, ठीक है, ए स्टार। यहां पे स्टार का मतलब क्या है, लैटिस वेक्टर ए का रेसिप्रोकल, ठीक है। अगर हम इसका वापस क्या ले लें, रेसिप्रोकल ले लें, किस तरीके से आप लिखोगे, ये ए वेक्टर स्टार है, इसका वापस आपने क्या ले लिया, एक रेसिप्रोकल लिया, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ये क्वेश्चन 1 नंबर के अंदर पूछा जाता है कभी कभार। तो ये ध्यान रखना कि रेसिप्रोकल लैटिस का अगर हम क्या लेते हैं, वापिस रेसिप्रोकल लेते हैं, व्युत्क्रम लेते हैं, तो वो हमेशा क्या होता है, रियल लैटिस वेक्टर के बराबर प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रूफ आप कर सकते हो। इसका प्रूफ कैसे कर सकते हो, देखो ए स्टार वेक्टर है, ठीक है, ए स्टार वेक्टर है तो उसको आप किस प्रकार से लिखते हो, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के रूप में लिखते हो, ठीक है ना। अब इसका आप क्या ले लो, वापिस रेसिप्रोकल लोगे, तो उस कंडीशन के अंदर इसके रेसिप्रोकल लोगे तो यहां पे वापस अब क्या आ जाएगा, बी स्टार वेक्टर क्रॉस सी स्टार वेक्टर, क्योंकि इसका मान जो था वो इस तरीके से था, ठीक है। तो अब इसका रेसिप्रोकल वापस लोगे तो फिर इनका भी क्या लिखा जाएगा, आपके रेसिप्रोकल लैटिस के रूप में क्या लिखा जाएगा, डॉट प्रोडक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। तो बी स्टार वेक्टर क्रॉस सी स्टार वेक्टर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपके ए स्टार वेक्टर डॉट कोष्ठक में बी स्टार वेक्टर क्रॉस सी स्टार वेक्टर लिखा जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये कि यहां पे आप देखोगे तो यहां पर आप एक चीज और यहां पे ये लिख सकते हो कि आगे देखोगे तो इसके मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, ठीक है। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि a स्टार डॉट a जो था वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जब a स्टार डॉट a 1 के बराबर है तो उस कंडीशन के अंदर यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, a स्टार वेक्टर डॉट a वेक्टर मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं, b वेक्टर क्रॉस b स्टार वेक्टर क्रॉस c स्टार वेक्टर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपके a स्टार वेक्टर डॉट क्वेश्चन में b वेक्टर क्रॉस b स्टार वेक्टर क्रॉस c स्टार वेक्टर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको और किस प्रकार से लिख सकते हो, अब यहां से क्या करो, ए स्टार को अगर आप पीछे की तरफ धकेल दोगे तो उस कंडीशन के अंदर इसमें क्या बचेगा, ए स्टार वेक्टर, यहां पे इसके पास क्वेश्चन क्या देगा, ए वेक्टर डॉट सॉरी ए वेक्टर बाहर को ए स्टार को मिलेगा, अंदर क्या बचेगा, बी वेक्टर स्टार क्रॉस सी स्टार वेक्टर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा आपके ए स्टार वेक्टर डॉट बी स्टार वेक्टर क्रॉस सी स्टार वेक्टर, ठीक है। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ से ए स्टार वेक्टर का स्टार किसके बराबर जाएगा, ए वेक्टर। मतलब समझ लेना कि कोई भी लैटिस वेक्टर जो है उसके रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल जो होता है वो खुद ही होता है। कभी कभार ऐसे बोल दिया जाता है, देखो एक तो सीधा ये बोल देता है कि किसी रेसिप्रोकल लैटिस का अगर हम फिर से रेसिप्रोकल ले का उसका भी व्युत्क्रम ले तो वो किसके बराबर होगा, तो सीधा सा आंसर ये वेक्टर। या फिर ये बोल रहे कि एक लैटिस वेक्टर है रियल जालक का या रियल यूनिट सेल का,
उसका रेसिप्रोकल किसके बराबर होगा, तो भी उस कंडीशन में आंसर क्या होगा, हमेशा ए वेक्टर, क्योंकि आपने ए वेक्टर का क्या लिया, रेसिप्रोकल लिया, फिर वापस ए वेक्टर का आपने रेसिप्रोकल लिया, तो वो वैल्यू किसके बराबर आएगी, उसी लैटिस वेक्टर के बराबर आएगी, ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, v स्टार वेक्टर किसके बराबर होगा, स्टार वेक्टर का स्टार v वेक्टर के बराबर होगा, c स्टार वेक्टर का वेक्टर किसके बराबर होगा, c वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक वैल्यू आती है कि जैसे आप देखते हो कि कोई भी आपने लैटिस वेक्टर ली या फिर कोई यूनिट सेल ली, तो उस यूनिट सेल का वॉल्यूम आप v वेक्टर जो लिखते हो वो किस प्रकार से लिखते हो, ये इससे पहले हमने पढ़ लिया। तो अगर आपको पूछ लिया कि जैसे एक लैटिस वेक्टर है या एक इकाई कोष्ठिका है, उसके वॉल्यूम या फिर उसके रेसिप्रोकल जालक का वॉल्यूम इकाई कोष्ठिका के वॉल्यूम से किस तरीके से रिलेटेड होता है, मतलब v वेक्टर या सॉरी v जो है वो किसका वॉल्यूम होगा, v वॉल्यूम होगा आपके रियल लैटिस का। ठीक है, तो रेसिप्रोकल का क्या होगा, वो क्या होगा, v स्टार से लिखा जाएगा। तो आपको ये पूछा जाए कि रेसिप्रोकल लैटिस के वॉल्यूम और रियल लैटिस के वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है, तो इसका क्या, देखो अभी जो ये चल रहा है ना, अभी ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सारा का सारा आपके क्या है, जो क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो न्यूमेरिकल टाइम में सिद्ध करने के टाइम में फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना कभी बार, तो वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो देखो शॉर्ट फॉर्मेट में मैं समझा रहा हूँ, बाकी लिखा हुआ तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ से भी लिख सकते हो समझ के, और वहां दूंगा उसमें भी सब कुछ मिल जाएगा। तो देखो अगर आपको ये पूछ रहे v और v स्टार के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो भी आप देख सकते हो। जैसे देखो v वेक्टर किसके बराबर होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तीन और अलग भी वैल्यू इसकी होती है, ये आपको मालूम ही है। ठीक है, तो अगर हम v स्टार को लिखना चाहेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, a स्टार वेक्टर डॉट b स्टार वेक्टर क्रॉस c स्टार वेक्टर, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखो लैटिस वेक्टर है तो उसकी रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर भी उसी के जैसे दिखाई देगी, मतलब आप देखोगे तो उनके जो तलों के लंबवत जो पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट मिलकर भी आपके क्या बनाएंगे, एक वापस से लैटिस वेक्टर जैसी ही क्या बनाएंगे, वापस उसी डायग्राम या उसी यूनिट सेल की जैसी एक वापस क्या बनाएंगे, आपके यूनिट सेल का निर्माण करेंगे। तो देखो v वेक्टर बराबर क्या है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो v स्टार बराबर क्या होगा, a स्टार वेक्टर डॉट b स्टार वेक्टर प्लस c स्टार वेक्टर के रूप में इसको लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो तो a स्टार वेक्टर और b स्टार वेक्टर और c स्टार वेक्टर की आपको वैल्यू तो पहले से मालूम है, तो a स्टार वेक्टर बराबर क्या होगा आपके b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर अपॉन a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, इस तरीके से लिखोगे और इसको क्या लिख सकते हो, b into c I कैप अपॉन a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, या फिर नीचे ये जो वैल्यू आएगी ये किसके बराबर आ जाएगी, a b c के बराबर आ जाएगी, क्योंकि a I के डायरेक्शन में, b क्रॉस c का भी जो वेक्टर मिलेगा रिजल्ट वो भी I के डायरेक्शन में, दोनों I डॉट का क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो वैल्यू नीचे क्या आ जाएगी, a b c आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में b स्टार वेक्टर वो क्या होगा आपके c वेक्टर प्लस a वेक्टर के बराबर होगा, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा c वेक्टर सॉरी b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस a वेक्टर आएगा, तो यहां से वैल्यू जो आएगी वो c a j कैप अपॉन a b c आएगी। इसके बाद में c स्टार वेक्टर को देखोगे तो ये c स्टार वेक्टर क्या आ जाएगा आपके a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन c वेक्टर डॉट क्वेश्चन में a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो ये वैल्यू भी क्या आएगी आपके a b k कैप अपॉन a b c। ठीक है, अब देखो आप तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तीनों के मान को समीकरण में रखोगे तो ये b स्टार जो है किसके बराबर आ जाएगा आपके 1 अपॉन a b c, 1 अपॉन b के बराबर। ये देखना वैल्यू रख के देख लेना, वैल्यू रखोगे तो b into c c into a और ये a into b। ठीक है, a स्टार का मान क्या है, b c i है। ठीक है, उसके बाद में c a क्रॉस a b, क्वेश्चन में आप देखो c a क्रॉस a b क्या होगा, j
के, और जे क्रॉस के से हमेशा क्या मिलता है, आई कैन मिलता है। आई डॉट आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऊपर वाली जो आएगी a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर को लगाएंगे, और नीचे क्या आएगी a क्यूब b क्यूब c क्यूब के रूप में, तो वही नीचे क्या आ जाएगी a b c बराबर 1/v। मतलब जिस प्रकार से रेसिप्रोकल आप देखोगे, रेसिप्रोकल लैटिस का वॉल्यूम लिखना चाहोगे तो रेसिप्रोकल लैटिस का वॉल्यूम जो होता है वो रियल लैटिस के वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती या व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो इसके आगे जो है आपके एक चीज इसमें ये बच जाती है कि जो HCl है उसको क्या किया जाता है, कुछ अलग अलग कोष्ठक इसके रूप में, इनके रूप में, ऐसे और ऐसे, इसके रूप में क्या लिखा जाता है, कभी-कभी HCl को किसी के रूप में लिखा जाता है। तो ये कोष्ठक जो होते हैं ये किनको मदद करते हैं, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। दूसरी चीज हमें ये पढ़नी है कि जो आपके हेक्सागोनल लैटिस है HCP, उस HCP के अंदर सहसंयोजक अणु कितने होते हैं। दूसरी चीज ये कि इसकी पैकिंग फ्रैक्शन F का मान क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में